नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के क्वेश्चंस के बारे में। हम दोस्तों टॉप 10 डायमेंशन के क्वेश्चंस को ढूंढ के लाए हैं। तो हम डायमेंशन के टॉप 10 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो अच्छे से और ये सारे 10 क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो डायमेंशन में मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप जेईई मेंस का, एडवांस का और नीट का सारे क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो चलो फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर कितना है, -1/2r। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखना है, जो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ते ईएम वेव वाले चैप्टर में, समझ में आया। ये ईएम वेव वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अगर हम मैक्सवेल का इक्वेशन यूज करते हैं तो मैक्सवेल का इक्वेशन को यूज करके जो हम स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्मूला, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला बनाते हैं वो ये होता है, c = 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे जो इक्वेशन है क्या यही रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऊपर जाएंगे तो क्या -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यही लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया तुमको। यहाँ पे ये यही लिखा गया है। तो यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। तो दोस्तों स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। LT-1 तो देखो कौन सा इसमें LT-1, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। पता है ना स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से LT-1 बिल्कुल सही है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैच लिस्ट 1 और 2। आपको मैच करना है, लिस्ट को मैच करना है। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तुम्हारा यंग मॉडुलस है। अगर देखो यहाँ पे तुम अगर ऑप्शन चेक करते हो तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, लेकिन जो तुम्हारा तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए दे रखा है। तो चलो फटाफट से पहले यंग मॉडुलस को समझते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, यंग मॉडुलस हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया तुम्हारा स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन का मतलब होता है जो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ में जो चेंज आया और जो ओरिजिनल लेंथ था वही तुम्हारा क्या था, स्ट्रेन था। ये समझ में आया। और स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो तुम्हारा स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि नीचे भी लेंथ है ऊपर भी लेंथ है। तो अगर लेंथ की बात करें तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिट लेस है। तो अगर कोई चीज़ यूनिट लेस होता है तो वो डायमेंशन लेस भी होता है। तो हमें बस इसका निकालना है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो दोस्तों फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। और एरिया का क्या होता है, एरिया होता है L², मतलब मीटर स्क्वायर मतलब L²। तो यहाँ पे तुम इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, L-1T-2। तो देखो यंग मॉडुलस का कौन सा ये ऑप्शन तुमको दिख रहा है, M1 L-1T-2। तो देखना ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन तीसरा, तो पहले का तुम्हारा तीसरा होगा, क्योंकि देखो इसमें M L-1T-2 है। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दे रखा है तीसरा, तो ये तुम्हारा सही होगा। चलो बाकी का भी हम फटाफट से कर लेते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके बारे में जान लो। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये होता है तुम्हारा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट। ये जो ईटा है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है तुम्हारा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट होता है। अगर मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे यहीं पे लिख रहा हूँ, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट होता है। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा ये जो स्ट्रेन रेट है वो क्या होता है। अभी हम बात करें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट। तो यहाँ पे स्ट्रेस तुम्हारा यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। हमें बस अब स्ट्रेन रेट का डायमेंशन पता करना होगा। चलो फटाफट से हम पता करते हैं। पहले मैं फटाफट से इरेजर ले लूँ, इरेजर लेके पहले मैं इसको मिटाऊं फिर आगे करता हूं मैं। 1 मिनट रुकावट के लिए खेद है। फटाफट से चलो, यहीं नहीं हो रहा तो हम यहीं पे कर रहे हैं। अब यहाँ जो तुम्हारा स्ट्रेन रेट है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रेन रेट के बारे में। स्ट्रेन रेट देखो क्या होता है, स्ट्रेन रेट होता है कि स्ट्रेन अपॉन में टाइम। कभी भी रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो स्ट्रेन अपॉन में टाइम क्या होता है, स्ट्रेन रेट होता है। और जो तुम्हारा स्ट्रेन रेट है, तुम अभी बताओ स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। जैसे एक रॉड है, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक रॉड लूँ और इसमें अगर स्ट्रेस लगाओ, मैं फोर्स लगा के खींच दूँ, तो पहले इसकी लेंथ L है, अगर फोर्स लगा के मैं इसको खींच दूँ तो इसकी लेंथ अब L से इतनी हो गई, मतलब L प्लस डेल्टा L हो गई। तो जो चेंज आया कितना आया, डेल्टा L आया, और ओरिजिनल कितना था, L था। तो डेल्टा L अपॉन L ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। इसी को अगर टाइम के साथ करें तो क्या यहाँ पे यही क्या था, तुम्हारा स्ट्रेन रेट होता है। तो मैं स्ट्रेन रेट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे
देखना स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, और टाइम यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होता है, लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस है ना, तो लेंथ अपॉन टाइम को क्या वेलोसिटी कह सकते हैं। तो क्या स्ट्रेन रेट को मैं वी बाई एल लिख सकता हूँ, ये समझ में, स्ट्रेन रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल। तो अगर मैं बात करूँ शियरिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो तुम्हारा स्ट्रेन रेट है वो क्या है, वी बाई एल है। अब तुम यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो फटाफट से। तो इसका अगर तुम डायमेंशन निकालोगे तो क्या होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी कमेंट करो, इसका डायमेंशन क्या होगा। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे लेंथ है तो इसका भी क्या होगा, एल होगा, नीचे क्या है, एरिया है तो इसका होगा एल टू, ये समझ में आ गया। और वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे वी वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ भी L2 है, तो यहाँ पे ये दोनों L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, M बचेगा। और यहाँ पे देखना एक L तुम्हारे पास और बच रहा है नीचे, तो M नीचे में यहाँ पे L1 है, तो क्या इसको L-1 लिख दूँ, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे टाइम देखो T में -1 में है, तो ऊपर जाएगा ये +1, मतलब T-1 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसका डायमेंशन क्या हो गया, M L-1 T-1। तो देखो तो B का आंसर 1 होना चाहिए, मतलब M L-1 T-1, देखो B का सही है ना, ये समझ में आ गया। तो बी का तुम्हारा क्या है, 1 है। तो तुम यहाँ पे देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आ रहा है। अब ये देखो प्लांक्स कांस्टेंट, तो इसका भी डायमेंशन तुम्हें याद होना चाहिए, प्लांक्स कांस्टेंट का तुम्हें बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो तुम डायमेंशन निकाल लोगे। देखो E इक्वल टू तुम क्या करो, एच न्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है प्लांक्स कांस्टेंट का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैंने एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सबसे टफेस्ट सॉल्व किया था इसी साल का, उसमें मैंने बताया था प्लांक कांस्टेंट का। फिर से देखो, तो क्या यहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो h को क्या लिखूँ मैं, E बाई न्यू लिखता हूँ। E क्या है तुम्हारा, एनर्जी है, और एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2, और म्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, t-1। तो अगर यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो ध्यान से, ml2, और देखो -1 था तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो ml2 t-1 होगा। किसका डायमेंशन होगा, ये प्लांक्स कांस्टेंट का। देखो कौन सा है, ml2 t-1, ml2 t-1, तो C का क्या होगा तुम्हारा, दूसरा होगा, समझ में आ गया। तो देखो C का दूसरा है, और D का फोर्थ है, क्योंकि देखो D वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन तुम कहाँ पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क फंक्शन का होगा। तो एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो वर्क का डायमेंशन क्या था, ml2 t-2, तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। तो देखो ये ml2 t-2 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, फटाफट से देखो, पहला ही अभी हमने दूसरा किया है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इसी बार नीट में आया था, नीट 2024 में आया था, जिसके लिए हो रहा है बहुत ज़्यादा बवाल, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बवाल। तो चलो ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, जो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए फोर्स डिफाइंड बाई, फोर्स डिफाइन कर रखा है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट गिवन टाइम t दे रखा है, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो कौन सा क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फोर्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है, अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो पूछा है कि कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा फैक्टर क्या है, डायमेंशनलेस है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो अल्फा क्या होगा, F बाई टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको, अल्फा क्या होगा, F बाई टी स्क्वायर। देखो मैं इसको डायमेंशन के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा यूनिट के साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि तुमको पता है अगर कोई चीज़ यूनिट लेस होता है, कोई चीज़ क्या होता है, यूनिट लेस होता है, तो वो डायमेंशन लेस भी होता है। ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ यूनिट लेस होता है तो वो डायमेंशन लेस भी होता है। बस उसमें एक्सेप्शन एक तुम्हारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मतलब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल एक्सेप्शन है। बाकी दुनिया के जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट नहीं है वो डायमेंशन लेस भी होगा। तो देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो न्यूटन पर सेकंड, ये किसका ऐसा यूनिट आ गया तुम्हारा, अल्फा का आ गया। इसी प्रकार से हम बीटा का भी निकाल लेते हैं। तो देखो बीटा, तो क्या मैं F इक्वल टू बीटा टी लिख सकता हूँ। तो बीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, फोर्स बाई टाइम। फोर्स का क्या है, फोर्स बाई टाइम, फोर्स का क्या है, न्यूटन, और टाइम का क्या है, सेकंड। तो न्यूटन पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की आ गई। अब फटाफट से हम ऑप्शन के साथ चेक करते हैं कि कौन सा डायमेंशन लेस है। तो मुझे बस यूनिट लेस चेक करना है, जो चीज यूनिट लेस होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो चलो पहला ऑप्शन है बीटा टी बाई अल्फा। तो देखो तुम्हारा बीटा का क्या है ऐसा यूनिट, न्यूटन पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे टाइम है तो टाइम का भी क्या होता है, सेकंड होता है। और देखो अल्फा का क्या आया था डायमेंशन, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर,
न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये समझ में आ रहा है, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, एक सेकेंड से एक सेकेंड तो कट रहा है, न्यूटन से न्यूटन कट रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो देखो इसके पास क्या ये डायमेंशन लेस है, नहीं, इसके पास यूनिट है, तो ये पहला वाला तो डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं फटाफट से। अल्फा की वैल्यू क्या है, दूसरा क्या, अल्फा टी बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा रखो पहले, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम है तो टाइम का भी क्या होगा, सेकंड होगा। और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, न्यूटन पर सेकंड। तो न्यूटन और ये पर सेकंड ऊपर, देखो ध्यान से, ऊपर भी 2 सेकंड है, नीचे भी 2 सेकंड है। ये सेकंड ये सेकंड ये सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, न्यूटन न्यूटन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो इसके पास कोई यूनिट नहीं है, तो ये यूनिट लेस है, मतलब कि ये डायमेंशन लेस भी होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चाहिए, क्लियर है, हमें दूसरे में ही मिल गया। अगर तुम तीसरा चेक करोगे तो ये भी डायमेंशन, मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा और इसके पास भी यूनिट होगा, क्लियर है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, दूसरा, अल्फा टी अपॉन में बीटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, अगर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में हमारे साथ तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी नीट में ही आया था और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी नीट 2024 में आया था और ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या है। पूछा क्या है कि द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। पूछा कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सॉलिड एंगल के इक्वल है। तो ध्यान से समझो, हम इसके लिए एक चीज़ पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हम क्लास में पढ़ाते हैं इसके बारे में, तो हम यहीं भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये दो होता है बेटा, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल और एक तुम्हारा है सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल होता है, एक क्या है तुम्हारा सॉलिड एंगल। अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल की, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का होता है एस्टे रेडियन। अब समझो एसआर इसका सिंबल है। अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल, तो 2D सरफेस में जो एंगल बनता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, जैसे ये रहा 2D सरफेस में। और अगर 3D में बन रहा है, जैसे कोन बना दूं मैं, जो मूंगफली वाला नहीं होता, जो जिसमें मूंगफली खाते हो या आइसक्रीम खाते हो, कोन वाला, वो कैसा सरफेस होता है, 3D होता है। तो 3D सरफेस में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो एंगल जो है तुम्हारा वो क्या है, डायमेंशन लेस होता है। जो एंगल है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, तुम क्या, जो सॉलिड एंगल है ना और जो प्लेन एंगल है, इसके पास एसआई यूनिट है। अभी बताया था कि जो चीज़ यूनिट लेस होता है वो डायमेंशन लेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे मजे की बात है कि इसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये समझ में आया तुमको। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होता है, इट हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। तो देखना है कि कौन सा डायमेंशन लेस है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन और एंगल, देखो पहला ऑप्शन ही हमें मिल रहा है। स्ट्रेन क्या होता है, अभी बताया था आपको। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ में चेंज आया अपॉन में जो ओरिजिनल लेंथ है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो लेंथ का भी मीटर होता है, जो लेंथ में चेंज है वो भी मीटर है। तो क्या देखो ये यूनिट लेस है, तो अगर ये यूनिट लेस है तो क्या होगा, डायमेंशन लेस भी होगा। तो पहला ऑप्शन देखो स्ट्रेन क्या है तुम्हारा, डायमेंशन लेस है। अगर मैं बात करूँ एंगल का, तो एंगल अभी बताया था, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। लेकिन अगर बात करूँ स्ट्रेस और एंगल, तो एंगल तो डायमेंशन लेस होता है लेकिन स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन और आर्क का, तो स्ट्रेन तो तुम्हारा डायमेंशन लेस है लेकिन आर्क नहीं होता डायमेंशन लेस। क्योंकि देखो आर्क क्या होता है, जैसे देख लो ये बना दूं मैं, एक सर्कल में बना दूं और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क मतलब डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशन होता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का भी डायमेंशन है और एंगुलर स्पीड का भी डायमेंशन होता है। एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो इसका भी डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है स्ट्रेस एंड एंगल, ये भी यही क्या है, यही दोनों क्या है, डायमेंशन लेस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फटाफट से लाइक मारो, जल्दी लाइक मारो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फटाफट से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ठीक है। कर लिया पॉज और सॉल्व करो। अब मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो तुम्हें क्या करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ फटाफट से देखो क्या करना है। क्वेश्चन को समझना है पहले। द फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप। जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन एस ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आर टू द पावर ए, आर की पावर कितनी दे रखी है, ए, डेंसिटी की पावर बी दे रखी है और सरफेस टेंशन की पावर सी दे रखी है।
तब तुमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे देखो, ये जो म्यू है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t-1। फिर से कह रहा हूँ, जिसने बिल्कुल डायमेंशन नहीं पढ़ा है कृपया ये ऐसे लोग ये इस वीडियो को मत देखो। जिसको डायमेंशन के बारे में समझ है कि थोड़ा बहुत डायमेंशन क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं बेसिक से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ड्रॉपर्स वाले बच्चे के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिसको डायमेंशन पता है बस क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बेसिक भी पढ़ना है तो पर कॉमेंट कर देना, मैं बेसिक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है तुम्हारा, t इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, t इनवर्स है। अब समझो, r का पावर कितना है, a है, और r क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, लेंथ के इक्वल होता है। तो क्या इसका डायमेंशन l होगा, तो क्या मैं l को a के इक्वल कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो अगला क्या है, डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, तुमको पता है था ना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बिन पे एच मतलब L क्यू। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m L माइनस 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो मतलब डेंसिटी, तो m L माइनस 3। इसका पावर कितना है बेटा, जल्दी बोलो, b है। ठीक है, और s क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का तुम्हें फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये पता है तो तुम डायमेंशन इसका निकाल लोगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2, और लेंथ का क्या है, l है। बताओ तो यहाँ से l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन डायमेंशन क्या है बेटा, m t-2, और इसका पावर क्या होगा, बोलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, c दे रखा है, और a b c की वैल्यू हमसे पूछी है। अब चलो देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, m के साथ खेलते हैं पहले, फिर mlt के साथ खेलते हैं। देखना, तो पहले वाले में m है क्या, नहीं है। दूसरे वाले में m है, कितना m है, 1 है। तो पावर 1 है तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, b से, तो b हो गया। दूसरा देखो ध्यान से, इसके बाद तीसरे में m है तो तीसरे में भी m है। इसका पावर क्या है, c है, तो इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, c आ गया। तो क्या यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ, ये समझ में आया। b प्लस सी इक्वल टू 0, 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये किसके इक्वल है, t-1 के इक्वल है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे n 0 है, l 0 है, बस t-1 है। तो b प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, इक्वेशन ये 1 बना दिया। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, लेंथ के साथ, l के साथ। देखो तो पहले वाले में l है, तो हाँ, तो a। दूसरे वाले में l कितना है, 3 है, -3 है, इसको मल्टीप्लाई करो b से, -3b। तीसरे वाले में l है क्या, नहीं है। तीसरे वाले में l क्या है, 0। तीसरे वाले l क्या है, 0 है। तो a - 3b इक्वल टू, यहाँ भी देखो l 0 है तो इसको 0 के इक्वल कर दो, ये समझ में आ गया। a - 3b को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब हम बात करें टाइम के बारे में, तो देखना पहले वाले में टाइम है बेटा, नहीं है। यहाँ पे a वाले में टाइम नहीं है। b वाले में टाइम है क्या, b वाले में टाइम है क्या, जल्दी बोलो, b वाले में टाइम है क्या, नहीं है। b वाले में भी तुम्हारा टाइम नहीं है। अब किसकी बात करें हम, c वाले में खाली टाइम है, और ये कितना है, -2। तो मैं -2c इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, ये समझ में आ गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हम फटाफट से यहीं से निकाल लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है। देखो तुम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मैं c इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -b, ये समझ में आ रहा है। c इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, -b। देखो ना, पहले वाले इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 3 मान लो। तो हम यहाँ से एक ही बार में सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखना। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू लिखूँ, तीसरे वाला, मैं अभी तीसरा इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो c इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, -1 अपॉन में -2, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट। तो c इक्वल टू कितना आ गया, मतलब 1/2। ये समझ में आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और मैं पहले वाले इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ, पहले वाले इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले वाले इक्वेशन से अगर मैं इसको लिखूँ तो पहले वाले इक्वेशन देखो, इसे b को इधर ले जाऊँ तो ये -b हो जाएगा। तो पहले c इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, -b, ये लिखा जा सकता है। पहले वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग c इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, -b। अब देखो सबकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। c की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो c तो हमें पता है 1/2, c हमें क्या पता है 1/2, और b की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। यहाँ से तुम b भी निकाल सकते हो ना, देखो ना, b निकालना है तो यहाँ से b भी आ जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ से b इक्वल टू तुम -c भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है क्या। तुम अगर पहला वाला इक्वेशन ढंग से यूज करोगे तो इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, b इक्वल टू -c। तो देखो ना ध्यान से, c कितना आ जाए तुम्हारा 1/2, तो b कितना आ जाएगा, -1/2। ये समझ में आ गया।
तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई। हमें अब क्या निकालना है, a निकालना है। देखो ध्यान से, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, हमें ए बी सी के टर्म में बताना है। तो c कितना आ गया 1/2 आ गया, b कितना आ गया -1/2, तो देखो b -1/2 आ गया, तो 1/2 -1/2, तो इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है। अब देखना है कि c की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू। तो हम इक्वेशन 2 यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में देखो क्या है, a -3b = 0 है ना। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a = 3b, लिखा जा सकता है a = 3b। और यहाँ पे देखो ध्यान से b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, तो मैं बस वैल्यू पुट कर देता हूँ b की, कितनी -1/2, तो माइनस पुट करो तुम यहाँ पे, माइनस पुट करो b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, तो पुट करो 3 1/2, तो माइनस, तो क्या ये 3 -3/2 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है, पहला सही लग रहा है। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था क्या ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक मारो बेटा, फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक का, फटाफट से लाइक कर दो। आयोग आपने लाइक कर दिया होगा, कर दिया है, कर दिया है, लाइक कर दिया है। ए बी सी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास यहाँ पे, क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को एक काम करना, इसको पहले पॉज करो, फिर तुम लोग सॉल्व करो, फिर मैं कर रहा हूँ। फटाफट से पहले इसको तुम पॉज करो और सॉल्व करो, फटाफट से, बहुत जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ दिक्कत आ गया क्या, सही तो है, सब कुछ सही किया है ना इस क्वेश्चन में। हमें ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, -3/2 तो सही लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ से c की वैल्यू 1/2 आई है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ b की, तो b की वैल्यू भी -1/2 ही आएगी, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आई है 3b, तो -3/2। चलो सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन, देखो अब मैं करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और तुम्हें बहुत बारीकी से समझना है इसको। p + a/b² b - b, जैसे तुमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, तो क्या इसी प्रकार से कुछ इसी के टर्म में कुछ दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो p + a/b² b - b = RT रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस वेयर p इज प्रेशर, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि p प्रेशर है, b वॉल्यूम है, t इज टेम्परेचर। तो a b एंड r आर द कांस्टेंट, यहाँ पे जो a है, b है और जो r है वो क्या है, कांस्टेंट है। तब तुमसे पूछा है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फार्मूला एज दैट ऑफ b² a विल बी, तो किसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा b² a के इक्वल। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं। तो देखना पहला v - b है ना, v - b है, तो क्या तुम इसको v = b लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहाँ जो b है वो वॉल्यूम के बराबर है, अब समझो ध्यान से, जो तुम्हारा b है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे b² a तुम्हें चेक करना है। तो यहाँ से मैंने b का फॉर्मूला निकाल लिया है, b किसके बराबर है, वॉल्यूम के इक्वल है। अब मैं पहला वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे p = a/b² लिख सकता हूँ। p इस वाले इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, p = a/b²। अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना मैं क्या करूँगा, मुझे a का वैल्यू निकालना है। तो क्या मैं यहाँ पे a = इसे v को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो pv² लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत है। a = क्या लिख सकता हूँ मैं, pv²। अब चलो, अब ये जो तुम्हारे पास आया था b² a के टर्म में हमें चेक करना था, तो फटाफट से वो हम चेक करते हैं। तो b की वैल्यू क्या लेनी है, v लेनी है, तो क्या ये v² हो जाएगा, और a कितना लेना तुम्हें, pv², तो pv²। देखो v² से v² क्या हो गया, कट गया, हमारे पास आंसर क्या है 1/p, और यहाँ पे p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। तो 1/p क्या होता है, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम अब यहाँ पे फंसोगे, देखो तुम यहाँ पे फंसोगे, अब बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे, और तुमने रिवीजन नहीं किया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे फंसोगे। अब ये 1/p प्रेशर, ये क्या होता है, ये दोस्तों ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखना, पहला तुम्हारा बल्क मॉडुलस, मैं भी बात कर रहा हूँ, पहला क्या है, बल्क मॉडुलस, दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा चौथा एनर्जी डेंसिटी, और तीसरा है तुम्हारा बल्क मतलब कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका आंसर कंप्रेसिबिलिटी होगा, लेकिन समझो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूँ यहीं पे। अगर मैं बात करूँ बल्क मॉडुलस की, किसके बारे में बात करूँ, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है,
बल्क मॉडुलस होता है भाई वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई बैलून है, तुमने एक्स्ट्रा, इसकी वॉल्यूम पहले V थी, वॉल्यूम क्या थी, V थी। अब तुमने इस पर प्रेशर लगाया और इसको दबा दिया, प्रेशर लगाया, इसको दबा दिया, इसकी वॉल्यूम में आ गया चेंज, तो इसकी वॉल्यूम अब हो गई डेल्टा V। क्या हो गई, डेल्टा V। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेस ही तो कर रहे हो। तो क्या तुम बल्क मॉडुलस को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या इसको तुम प्रेशर लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। तो क्या तुम इसको प्रेशर लिख सकते हो, तो मैं इसको प्रेशर लिख देता हूँ P। और जो तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेन है ना, वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन मतलब वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, डेल्टा V। तो चेंज कितना है, डेल्टा V, और ओरिजिनल कितना था, V था। तो क्या ये बल्क मॉडुलस ये होगा तुम्हारा V इक्वल टू PV बाई डेल्टा V। तो यहाँ पे देखना क्या बल्क मॉडुलस ऐसा कुछ आ रहा है क्या, देखो 1/P आ रहा है, और बल्क मॉडुलस क्या है, P है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो तुम पढ़ते आ रही यंग मॉडुलस ही है, ये कुछ नहीं है, यंग मॉडुलस है जो अभी तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही इसका होगा, तो ये भी नहीं होगा। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये भी नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी जो तुम्हारा होता है उसको हम K से लिखते हैं, और ये कंप्रेसिबिलिटी 1 बल्क मॉडुलस होता है, और यहाँ पे जो 1 बल्क मॉडुलस है तुम इसको P से लिख सकते हो, तो 1/PV तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारे इसका कौन सा होगा, कंप्रेसिबिलिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट कर दो बेटा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट से क्या कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। क्या तुम लोग ट्राई करोगे, फटाफट से ट्राई कर दो। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज। तो पूछा है नए सिस्टम में मास का डायमेंशन किसके इक्वल होगा। क्या पूछा है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। पूछा है कि इसमें से m जो इसका मास का डायमेंशन किसके बराबर है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये करना है कि तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का निकालना पड़ेगा और h का निकालना पड़ेगा, और तुमको इस पे इक्वल कर देना है किसके, इसमें चेक रख के, इसमें चेक करके तुम्हें पुट भी करना है। ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तुम डायमेंशनल होमोजेनिटी से भी कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को तो मैं दोनों तरीके से करूंगा। एक काम करता हूँ, इससे आगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं इसको डायमेंशनल होमोजेनिटी से मैं कर देता हूँ, ठीक है। फिर बाकी ये तो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, 1 2 होमवर्क भी हम देंगे इसके साथ। फटाफट चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है डायमेंशन, स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। ये सब अब याद होना चाहिए, ये सब याद नहीं है तो छोड़ दो वीडियो देखना, ठीक है। LT-1। अब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो दोस्तों इसका भी डायमेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। इसी G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस G का तुम यहाँ से लिखोगे फॉर्मूला, तो F r² अपॉन में m1 m2 लिख सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। लेंथ का L2 होता है, नीचे मास m2 है, इसका डायमेंशन अगर तुम निकालोगे तो कितना होगा, m-1 L3t-2। तो ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं G का डायमेंशन लिखता हूँ। G का डायमेंशन कितना आया, m-1 L3t-2। उसका देखो प्लांक कांस्टेंट, फिर से कह रहा हूँ, अभी मैंने प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन बताया था, किया था। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, h का। अब बार बार नहीं करने जाऊँगा मैं। E इक्वल टू क्या है, h न्यू। तो h इक्वल टू E/न्यू, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे तो याद है, आपको भी याद रखना है कुछ डायमेंशन। तो m-L2t-1 होता है, किसका डायमेंशन होता है, ये प्लांक्स कांस्टेंट का। अब पूछा है कि चेक करना है तुम्हें कौन सा किसके इक्वल है तुम्हारा, तुम्हें ये चेक करना है इसमें कौन सा मास के इक्वल है। तो एक काम करो, तुम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी कर सकते हो। एक तरीका ये है कि सबको ना, इसको सबका पावर a मान के, b मान के, c मान के, और इसको इक्वल m करके तुम निकाल सकते हो, ABC की वैल्यू निकाल सकते हो। या नहीं तो तुम फटाफट से क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रख के चेक कर दोगे वैल्यू। मतलब इसमें रख के तुम्हें चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना, हम चाहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखना कैसे, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूँ तो H देखना ध्यान से,
एच के ऊपर पावर क्या है 1/2। समझो ध्यान से, क्या मेरा इरेजर यहाँ पे काम कर रहा है? 1 मिनट के लिए पता नहीं इसको क्या हो गया है भाई, क्या हो गया तुमको, क्या समस्या आ गई, क्यों नहीं काम कर रहे हो? कर लो, क्यों नहीं काम कर रही? चलो देखते हैं एक बार। कीप रखना है, हटाना नहीं है, हट गया, चलो कोई नहीं। फ्रॉम करेंट स्लाइड से चलो देखो, आई होप अब काम कर जाए, या अब काम कर रहा है। इरेजर रखना ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लूँ क्या पेन का? देखो फिर हट गया यार, कोई नहीं, चलो हम समझ में आ गया कैसे करना है। देखो तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि पावर हम रख लेते हैं सबका। तो देखना h का पावर कितना है 1/2, चेक कर लो। तो मैं यहीं पे एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ mL2 t-1, समझना इसका पावर क्या है 1/2। पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, पहला। दूसरा क्या है c है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, इसका पावर कितना है भाई? इसका पावर कितना है? LT-1 का पावर कितना है? -1/2 है, -1/2 है। और समझो, और यहाँ पे जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? m-1 L3t-2। इसका जो पावर है वो 1 है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए तुमको? मास के इक्वल होना चाहिए, कि ये मास के इक्वल होना चाहिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? मास के इक्वल होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम एक काम करो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे पावर 1/2 को, तो देखो m को तुम अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा? m का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे l को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, खाली l बचेगा, और ये t कितना बचेगा? -1/2। तुम्हें m के इक्वल करना है, तो एक काम करो तुम चेक कर लो। तो यहाँ पे देखना g हम खाली चेक करेंगे, देखना इसमें g का पावर क्या है? 1 है। तो g का पावर 1 है, तो -1 कितना हो गया? -1 है, और यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। तो ये यहाँ पे मास कितना आ रहा है तुम्हारा? -1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐड करते मास को, तो m 1/2 और ये -1 होता, तो फिर भी क्या इसका m का पावर हाफ आता। तो ये ऑप्शन पहले ही तुम्हारा गलत हो गया, समझ में आया? क्योंकि हमें मास के इक्वल करना है। देखो मास एक ही है तुम्हारे पास, बाकी l और t है, तो हम सबसे पहले मास को रख के चेक कर लेंगे किसमें मास सही आ रहा है। देखो तुम्हारा पहला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया है, तो जिसका पावर 1 होगा ये ऑप्शन तो तुम्हारा सही होगा ही नहीं। समझ में आ गया? जिसका पावर 1 होगा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है कौन सा, ऑप्शन 3 और 4 में से कोई होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जिसका पावर 1 होगा ये तो सही है ही नहीं, हमें ऑप्शन 3 और 4 में से हमें क्या करना है? चेक करना है। तो फटाफट से देखो हम इसको चेक करते हैं। अब देखना ऑप्शन 3 और 4 में से कौन सा होगा। तो एक काम करो, मैं इसको इरेज करूँ, ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, फिर 4 को चेक करते हैं। करोगे आप लोग? फटाफट से करो, हम भी करते हैं। ऑप्शन 3 और 4 को क्या करते हैं? फटाफट से चेक करते हैं। इसके इरेजर को क्या हो गया? काम नहीं करता इसका इरेजर। नहीं, रखना है। कीप इस वाले क्वेश्चन में रुक जाओ, बस रुकावट के लिए खेद है फ्रंट। हाँ, इरेजर का ऑप्शन ही गायब हो गया इसमें, मुझे सेट करना पड़ेगा सब। चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, कहाँ करें, एक बार और हम चेंज करते हैं पेन को। ब्लैक ले लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं फटाफट से, देखना कितना ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को तुम कर लोगे। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें जो करना है ना, हमें दूसरे ऑप्शन को चेक करना है। तो देखो प्लांक्स कांस्टेंट जो h है ना, इसकी वैल्यू पहले h, प्लांक्स कांस्टेंट h है, तो h की वैल्यू हमें कितनी रखनी है इस वाले में? पहले में -1/2, तो -1/2 रखो। हम खाली मास को चेक करेंगे, अगर हमारा मास सही आ रहा है तो बाकी सब सही आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 रखो पहले वाले ऑप्शन। किसको रखना है? -1/2 रख दिया। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा बताओ? सीधा -1/2 हो जाएगा। क्लियर है? देखना अब यहाँ पे देखना g की वैल्यू कितना रखा है इसने? 1/2। तो देखो g की वैल्यू 1/2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये कितना है? -1/2, और ये देखो 1/2, तो ये कितना हो गया बताओ? फटाफट से बताओ। ये 1/2 है, ये माइनस में था, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये भी कितना हो जाएगा? -1/2। तो इसको तुम ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? -1/2 कितना होता है? 1 होता है। ये समझ में आ गया? -1/2 और -1/2 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो तुम्हारा मास आ रहा है वो कैसे आ रहा है? -1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो मास आ रहा है वो कैसे आ रहा है? अगर तुम इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? -1/2 -1 आ रहा है। तो हम अब एक चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चौथे ऑप्शन में देखना तुम
h का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि h का पावर 1/2 तो 1/2 ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या है -1/2 है, यहाँ पे क्या है -1/2, तो -1/2 पहले से ही दे रखा है, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस में 1/2 हो गया, तो ये आंसर किस में आया 1 में आया है। समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो मास है इस वाले में तीसरे ऑप्शन में जो मास आया है वो -1 आया है, और चौथे वाले में जो मास आया है वो सिंपल m1 आया है। बाकी तुम C और बाकी तुम L और T चेक करोगे सब जीरो आएगा, L और T तुम सब चेक कर लेना, सब क्या आएगा जीरो आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन में बैठते हैं। तो एक काम करो, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड CG एंड E² 4πε0। तो C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और E चार्ज है, और पूछा है कि डायमेंशन किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा। आखिरी क्वेश्चन में मैं एक बताऊंगा एक तरीका जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके फटाफट से किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैनुअल मेथड से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना पहला क्या तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है, पहला क्या तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। तो एक काम करो, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है LT-1, तो इसको मैं LT-1 लिख देता हूँ। एक काम करो, मैं इसका पावर A रख लूँ, इसका पावर A रख लूँ, एक काम करता हूँ ऐसे ही रहने दो, बाद में पावर A और B करेंगे। दूसरा क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसका डायमेंशन दोस्तों अभी मैंने निकाला था, क्या था M-1 L3T-2। अब देखना चौथा क्या है तुम्हारा E² 4πε0, अब इसका डायमेंशन निकालना है। तो तुमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, F = क्या पढ़ा था, K Q1 Q2/r²। तो ध्यान से देखो Q1 Q2 को E मान लो, तो क्या ये E² हो जाएगा, तो मैं F = लिख सकता हूँ K E²/r²। समझ में आ गया। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं चाहूँ तो इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं F × r²। देखो ना, अगर मैं इसको r² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या वैल्यू यही आ जाएगी। अगर मैं इसको r² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r गेट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या यही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ इसका, तो F × r²। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT-2। r क्या है यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा L²। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया mL3T-2। तो यहाँ से हमें इसका भी डायमेंशन मिल गया E² 4πε0 का। क्या मिला डायमेंशन हमें इसका, इसको हम कुछ x मान लेते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन हमें मिला mL3T-2। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास पहला मेथड ये है कि हम हर एक चीज़ को यहाँ पे वैल्यू में, हर एक ऑप्शन मतलब हर एक जो भी आया है वैल्यू, इसको ऑप्शन में रख के चेक करो कि किसका डायमेंशन L के इक्वल आ रहा है। अदरवाइज दूसरा तरीका मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये 4 होगा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे 4 में तो ये करेक्ट यही आ रहा है। ठीक है, मैं भी आगे इसको बताने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करके फटाफट से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम 9 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 9 नंबर को हम जिस तरीके से हम करेंगे ना, इसको हम डायमेंशनल होमोजेनिटी से करेंगे 9 नंबर को क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप 8 नंबर को भी कर सकते हो फटाफट से, और 7 नंबर को भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ अभी 9 को, आप ट्राई कर लेना, 8 को भी ऐसे करना है और आपको 7 को भी इसी तरीके से करना है। चलो, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्लांक कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखा है, vc दे रखा है। एक मिनट 1 मिनट। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, प्लांक्स कांस्टेंट क्या दे रखा है, h दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट c है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो पूछा इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जो है उसका जो डायमेंशन है वो लेंथ के इक्वल आ रहा है। मतलब ऑप्शन A B C D में से कौन सा किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल आ रहा है। तो एक तरीका ये है कि हम इसमें डायमेंशन रख के चेक करें, जो कि अभी मैंने 7 और 8 नंबर में किया है। लेकिन अब मैं ये तरीका अप्लाई नहीं करूँगा, सिंपल तरीका यूज करूँगा कि डायमेंशन में ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूँगा। देखो इसको कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको याद है शुरुआत में किया भी था। तो चलो फटाफट से करते हैं, फटाफट से बोलो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, अभी निकाला था mL2T-1। ये किसका था डायमेंशन, प्लांक कांस्टेंट का, और ये किसके इक्वल है भाई, A के इक्वल है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT-1, ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता है m-1 L3T-2। तो ये इसका डायमेंशन किसके इक्वल मान ले, C मान ले। मतलब कि इनका पावर मैंने A मान लिया, इसका पावर B मान लिया, इसका पावर क्या मान लिया, C मान लिया। और ये जो है तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लेंथ के इक्वल है। इसके इक्वल है लेंथ के, मतलब लेंथ का पावर 1 मान लेते हैं। m 0 हो गया, यहाँ पे t 0 हो गया। चलो तो सबसे पहले हम मास m का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, m का एक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे m का पावर कितना है, 1 है। तो 1 को a से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, a होता है। तो यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ,
और यहाँ पे -1 है, इसको c से मल्टीप्लाई करो। देखो इस वाले में तो m है ही नहीं, इसमें m है ही नहीं, तो m क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो मैं इसके साथ करता हूँ -1 के साथ, तो -1 और c है, तो ये क्या हो गया -c, और ये किसके इक्वल है भाई 0, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है 0 है। तो क्या मैं पहले वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मैं a को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, मैं c के इक्वल रख सकता हूँ। ये समझ में आ गया, a किसके इक्वल है भाई, c के इक्वल है। चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं लेंथ के साथ। दूसरा किसके साथ बनाते हैं, लेंथ के साथ। तो देखो L2 है, L क्या है तुम्हारा 2 है, 2 को a से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2a हो जाएगा। यहाँ पे L एक ही है तो इसको करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2a + b, और यहाँ पे L कितना 3 है मतलब 3c, और ये किसके इक्वल होगा भाई, देखो पावर क्या है 1 है, तो ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छा। क्या यहाँ पे हम a को c के इक्वल रख दें, कोई दिक्कत है क्या, a को किसके इक्वल रख दें, c के इक्वल रख दें। तो क्या इसी इक्वेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ 2c + b + 3c = 1। अगर मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ 3c और 2c कितना हो गया 5c + b = 1। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो 5c = एक चीज़ और लिख सकता हूँ 1 - b। ये समझ में आ गया, 5c किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं 1 - b के इक्वल रख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, b का डायमेंशन निकालना है। तो अब तीसरा एक इक्वेशन हमारे पास एक और है, ये तो अपना दूसरा इक्वेशन था, हमारे पास तीसरा इक्वेशन एक और हम बना सकते हैं टाइम के साथ। तो देखो यहाँ पे t - 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा, बोलना फटाफट, इसको मल्टीप्लाई करो। -1 को a से मल्टीप्लाई करो क्या होगा -a होगा, और माइनस देखो यहाँ भी टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा -b होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, जल्दी बोलो -2c। ये किसके इक्वल होगा भाई 0 के इक्वल होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें पता है a किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो रख दो यहाँ पे a की वैल्यू में क्या पुट कर दूँ, c पुट कर दो, तो -c -b -2c = 0। तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा -3c, ये -2c और -c कितना हो गया -3c -b = 0। तो यहाँ से अपना जो b की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, बोलो, इस -b को इधर ले जाओ, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, बोलो -3c आ रही है। ये क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया, b की वैल्यू कितनी आ रही है -3c आ रही है। अब समझना ध्यान से, अब समझो ध्यान से, जो a का वैल्यू होगा वही c का होगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में इसको स्टार मार्क इक्वेशन मानते हैं, और इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे b की वैल्यू -3c पुट कर देते हैं। ठीक है, b की वैल्यू हम -3c क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा 5c = 1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे +3c हो जाएगा, और ये +3c इधर जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू 2c = 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से c की वैल्यू 1/2 आ गया, ये समझ में आया सबको, c की वैल्यू कितना आ गया 1/2। क्लियर है सबको, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो क्या a का भी डायमेंशन मतलब a का जो पावर होगा वो भी 1/2 होगा, और c का भी क्या होगा 1/2 होगा। ये क्लियर है, क्योंकि c 1/2 है तो a और c तो इक्वल है, तो दोनों का क्या होगा 1/2 होगा। और अगर हम b की बात करें तो b कितना होगा -3c, और c की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो क्या b तुम्हारा -3/2 होगा। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई हैं, a का जो है वो a है 1/2, b भी तुम्हारा कितना आया है, b तुम्हारा आया है -3/2, और जो c आया है वो भी कितना आया है 1/2 आया, क्योंकि a और c इक्वल है। अब हमें देखो, अब हमें ये इक्वेशन देख के चेक करना है। तो तुमको पता है कि 1/2 और ac 1/2 तो क्या रूट का पावर, रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। तो चलो चेक करते हैं। जो तुम्हारा a है हमने किसको माना था, a h को माना था, ये प्लांक्स कांस्टेंट था, ये स्पीड ऑफ लाइट था और g था। तो यहाँ पे h और g इसका पावर कितना होना चाहिए भाई 1/2 होना चाहिए। तो देखो 1/2 मतलब रूट का, तो यहाँ पे देखना कौन सा ऑप्शन है जिसमें पावर 1/2 तुम्हें दिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो ऑप्शन में पूरे का है, तो पूरे का नहीं। अगर तुम ऑप्शन बी देखते हो तो h और g है, कौन सा है h और g, तो h और g का पावर 1/2 दिख रहा है, क्योंकि रूट में है तो ये इसका पावर क्या होगा 1/2। तो h और g एकदम सही मैच कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, c चेक करते हैं, सॉरी b चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, b, और यहाँ पे जो b अपना -3/2 आया है, तो यहाँ पे जो b वाला ऑप्शन है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए है। किसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का पावर कितना आया है 3/2 आया है, माइनस में आया है, मतलब कि अगर इसको नीचे ले जाओगे तो क्या ये प्लस में हो जाएगा। ये समझ में आया, इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, तुम इस तरीके के क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार रख के चेक करोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। तो मैं आपको होमवर्क अभी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैंने अभी बोला था कि
चाहो तो रख के भी चेक कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप चेक कर लो। इसको किसके इक्वल करना है, लेंथ के इक्वल करके तुम वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। तुम क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा करोगे या फटाफट कमेंट भी करोगे, अगर कर लोगे तो कमेंट भी करना है नीचे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरीके से करना है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो हमने पहले ही कर लिया इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही किया था। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आपको सही सही करके कमेंट करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर सही सही करके कमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार रहा ये। 1 से 10 तक अगर आप कर लोगे तो हर एक एग्जाम में भाई साहब डायमेंशन के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप मेंस दे रहे हो या एडवांस दे रहे हो या आप नीट दे रहे हो। मेंस, एडवांस, नीट तीनों में डायमेंशंस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आप, मैं यकीन से कह लो कि आपसे डायमेंशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन में चुन के लाया था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। हाँ, बाकी आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फ्लक्स वगैरह जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो अगर फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे हर एक टॉपिक से और फिर करेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।